तरंगों का व्यतिकरण। जो हम लोगों ने तरंगें पढ़ी हैं उसमें हम लोगों ने तरंगों का अपवर्तन, प्रकाश की तरंगिका सिद्धांत के आधार पर, उसके वेव थ्योरी के आधार पर हम लोगों ने अपवर्तन पढ़ा है और परावर्तन पढ़ा है। अब तरंगों का व्यतिकरण, सबसे पहले हम देखते हैं कि तरंगों का अध्यारोपण। अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जो तरंगें होती हैं वो किसी भी बिंदु पर अगर कई तरंगें आके मिलें तो उस स्थान पर जो कण है उसका कंपन सभी तरंगों के अलग अलग कंपनों के योग के बराबर होता है, वेक्टर योग के बराबर होता है। वो इसी को हम अध्यारोपण कहते हैं कि किसी भी बिंदु पर यदि बहुत सारी तरंगें आकर मिलती हैं तो उस स्थान पर परिणामी तरंग सभी तरंगों की वेक्टर योग के बराबर होती है। इसको हम अध्यारोपण कहते हैं। यदि किसी भी माध्यम में किसी भी स्थान पर कई प्रगामी तरंगें आकर मिलती हैं तो उस स्थान पर जो परिणामी तरंग है वो उन तरंगों के वेक्टर योग के बराबर होती है। इसी को तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं। अब ये तरंगों का जो अध्यारोपण है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो तरंगों का अध्यारोपण हुआ कि जब तरंगें चलती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, जिनकी आवृत्तियां बराबर हैं, दिशाएं भी एक हैं, लेकिन अलग अलग दूरी तय करके किसी स्थान पर पहुंचती हैं, तो उस समय उनकी कला में जो अंतर आ जाता है, उनका कलांतर जो पैदा होता है वो उनकी अलग अलग दूरियों के चलने के कारण से पैदा होता है। और इसके प्रभाव को, इसके कारण जो अध्यारोपण होता है उसे हम व्यतिकरण कहते हैं। तो जब तरंगें जब समान आवृत्ति की समान तरंगें एक ही दिशा में अलग पथांतर, अलग अलग पथ की लंबाई तय करके पहुंचती हैं तो उनमें कलांतर पथांतर के कारण होता है। और इस प्रकार के अध्यारोपण को, तरंगों का ये जो अध्यारोपण होगा, तरंगों का ये जो मिलना होगा, इस प्रकार की अध्यारोपण को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं। समान आवृत्ति की तरंगें हैं, एक ही दिशा में चलती हैं और एक ही दिशा में चल करके किसी बिंदु पर मिलती हैं, लेकिन जो उनके द्वारा चली गई दूरियां हैं उनके पथ का अंतर अलग अलग है। तो जब उनके पथांतर होगा तो कलांतर भी होगा, क्योंकि पथांतर और कलांतर में संबंध है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कलांतर है डेल्टा फाई वो बराबर होता है 2 पाई बटा लैम्डा इंटू पथांतर। तो कलांतर इस पथांतर के कारण पैदा हो रहा है। तरंगें अलग अलग दूरियां तय करके पहुंच रही हैं। आज जो वो तरंगें वहाँ पहुँचेंगी तो जो जिस भी स्थान पर पहुँचेंगी वहाँ पर जो हमको तरंग प्राप्त होगी वो जो तरंगें जा रही हैं, दोनों 2 तरंगें 3 तरंगें, तो इन 2 तरंगों के बीजगणितीय योगफल के बराबर, वेक्टर सम के बराबर ये प्राप्त होंगे। इसे हम व्यतिकरण कहेंगे। एक दूसरे प्रकार का भी अध्यारोपण होता है। दूसरे प्रकार का अध्यारोपण है कि
तरंगों में कालांतर आवृत्ति या आवर्तकाल के अंतर के कारण प्राप्त होता है। तरंगों की दिशा एक ही होती है, तरंगें एक ही दिशा में चलती है। लेकिन यहां पर आवृत्तियां बराबर नहीं है। आवृत्ति या आवर्तकाल में अंतर है। यहां आवृत्तियां बराबर नहीं हैं। आवृत्तियां पूर्णतः समान नहीं है। तो इस प्रकार का जो अध्यारोपण होगा तरंगों का, उसे विस्पंद कहते हैं। इस अध्यारोपण को विस्पंद यानी वीट्स कहते हैं। तो जो तरंगों का अध्यारोपण हुआ कि तरंगें अगर कई तरंगें कहीं किसी स्थान पर मिलती हैं तो उस स्थान पर सभी तरंगों का वेक्टर योग परिणामी तरंग प्राप्त होती है। यानी वेक्टर योग का यह मतलब हो गया कि अगर एक तरंग में सपोज कर लीजिए ध्वनि तरंग हैं, अगर एक तरंग में संपीड़न है और दूसरी तरंग में विरलन है तो संपीड़न और विरलन एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट कर देंगी। यहाँ वहाँ पर कोई भी कंपन नहीं होगा। अगर संपीड़न है तो जुड़ जाएंगी, विरलन होगा तो जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से अध्यारोपण का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्थान पर अगर कई तरंगें, एक से अधिक तरंगें पहुँचती हैं तो वहाँ पर जो भी कण है उसका जो कंपन होगा वो सभी तरंगों की कंपनों की वेक्टर योग के बराबर होगा। उस तो अध्यारोपण हुआ। अध्यारोपण भी ये हमारे पास ही इस तरह का हुआ। एक अध्यारोपण तो हुआ कि तरंगें एक दिशा में चलती हैं, उनकी आवृत्तियाँ पूर्णतः बराबर है। जहाँ पर वो पहुँच रही हैं वहाँ पर उनकी चली गई दूरियाँ अलग अलग हैं। जब तरंगें अलग अलग दूरी तय करके पहुँचेंगी तो उन तरंगों के बीच में पथांतर होगा, रास्ते का अंतर होगा और इस कारण से उन तरंगों के बीच में कालांतर पैदा हो जाएगा और वहाँ पर वो तरंगें एक कला में होंगी या विपरीत कला में होंगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कालांतर कितना है। दूसरा ये हुआ कि तरंगें तो जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, स्थान पर पहुंच रही हैं, वहाँ पर तरंगों का आयाम जुड़ रहा है या तरंगों का आयाम घट रहा है। ये उनके द्वारा चली गई दूरियों पर नहीं बल्कि उनके तरंगों की आवृत्तियों पर निर्भर करता है। तरंगों की आवृत्तियाँ पूर्णतः बराबर नहीं है, उनमें कुछ अंतर है। जब तरंगों की आवृत्तियों में अंतर होगा तो इसके कारण भी कालांतर में अंतर आ जाएगा। तरंगों के बीच में कालांतर पैदा होगा तो कालांतर पैदा होने का मतलब कभी तो वहाँ तरंगें एक ही कला में होंगी, जुड़ जाएंगी, कभी विपरीत कला में होंगी, घट जाएंगी। और तीसरे प्रकार का एक और अध्यारोपण है जब समान तरंगें विपरीत दिशाओं में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं, मिलती हैं। इस प्रकार के अध्यारोपण को, इस प्रकार के अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। तो ये तीन प्रकार के
अध्यारोपण हुए। हमको ये अध्यारोपण पढ़ना है व्यतिकरण। व्यतिकरण में हमने आपको बताया कि तरंगों के चलने की दिशा एक है, उनकी आवृत्तियाँ पूर्णतः एक हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, लेकिन उनके द्वारा चली गई दूरियां अलग अलग हैं। जब उनके द्वारा चली गई दूरियां अलग अलग होंगी तो उसके कारण से उनकी कला में भी अंतर हो जाएगा। आज उनकी कला में अंतर हो जाएगा तो लोग कला में अंतर हो गया तो अगर कला एक ही यानी एक समान से होगी तो जुड़ जाएंगी, अगर विपरीत होगी तो घट जाएंगी। अब हम व्यतिकरण को कब विश्लेषिक विधि से उसका अध्ययन करते हैं। हमने ये मान लिया कि दो प्रगामी तरंगें हैं और सरल आवर्तगति तरंगें हैं, वो किसी माध्यम में चलती हैं और किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं। व्यतिकरण के लिए मान लिया दो सरल आवर्तगति y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। मान लिया कि दो तरंगें हैं, किसी भी माध्यम में ये आकर के अध्यारोपित होती हैं। इसलिए अध्यारोपण होने पर परिणामी तरंग कितनी होगी? y, ये वेक्टर राशि तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2, इनका मान हो गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ ओमेगा दोनों की है, अर्थात दोनों की आवृत्तियाँ समान हैं। मान लिया कि इनके आयाम समान नहीं हैं, जब जरूरत होगी तो समान भी मान लेंगे। मान लिया इनके आयाम बिल्कुल बराबर नहीं हैं। दोनों तरंगें जब अध्यारोपित हुई, जब मिली तो कुछ दूरी चल करके मिली और दूरी चल कर मिलने के बाद दोनों तरंगों के बीच में फाई का कालांतर है। यानी एक दो तरंग ये है और एक तरंग ये जो है, ये दोनों तरंगें आई, ये तरंग यहाँ जा करके यहाँ से आई, एक सीधे आई, तो ये इतनी दूरी चली और ये सीधी इतनी दूरी चली और इस प्रकार से इनकी तरंगों में कुछ ना कुछ एक कालांतर हो गया। इनकी तरंगों में ये पथांतर होने के कारण तरंग यहाँ से पैदा हुई, एक तरंग तो इधर से होकर आई, एक इधर से आई, तो इसकी और इसकी दूरियाँ अलग होंगी और इसलिए इनके बीच में कालांतर हो जाएगा। हमने मान लिया कालांतर फाई है। या y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई। a साइन ओमेगा टी, b साइन ओमेगा टी, इसमें साइन को हमने बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया, यहाँ हो गया a, यहाँ हो गया b कास फाई और इधर बचा b कास ओमेगा टी साइन फाई, राइट। b से इसमें गुणा हुआ है और b से इसमें गुणा हो गया, इतना आ गया, इसके साथ b का गुणा हुआ लेकिन साइन ओमेगा टी बाहर हो गया।
इसके ये जो हमारा समीकरण है वो एक अच्छे स्वरूप में आ जाए, ऐसे स्वरूप में आ जाए जिसको कि हम जानते हैं, पहचानते हैं। अब उस स्वरूप में आ जाए, इसके लिए हमने क्या किया कि सब्स्टिट्यूशंस कर दिया, इसका और इसका मान हमने बदल दिया। ए कास थीटा बराबर ए प्लस बी कास फाई। इसकी जगह पर ए प्लस बी कास फाई की जगह, ए प्लस बी कास फाई की जगह पर हमने रख दिया ए कास थीटा तथा ए साइन थीटा। ए साइन थीटा हमने रखा बी साइन फाई की जगह, बी साइन फाई की जगह। ये हमारे पास ये दो संबंध हो गए। जब ये वैल्यू हम रख देंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। इसलिए y इक्वल टू ए, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, कास थीटा और साइन थीटा दोनों के साथ a है, तो ये तो यहाँ और यहाँ दोनों में a बाहर आ जाएगा। तो आपका बचा a साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, इसके जगह आया है कास थीटा, ये तो बाहर आ गया, ये हो गया कास थीटा, और फिर यहाँ भी ये बाहर चला गया तो यहाँ रह गया कास ओमेगा टी और आ गया साइन थीटा, साइन थीटा। ये आपका बराबर हुआ ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यह समीकरण ऐसा समीकरण है जो सरल अवद्गत का समीकरण है, और जो समीकरण हमने यहाँ पर लिए हैं इन्हीं समीकरण से मिलता जुलता। आयाम, आवृत्ति, यहाँ भी आयाम है, आवृत्ति है, और जो हमारी तरंग है ए साइन ओमेगा टी, दूसरी तरंग तो फाई के कलांतर पर है, लेकिन जब इनकी तरंगों से अध्यारोपण से प्राप्त होने वाली तरंग परिणामी तरंग आती है तो उसका इसके सापेक्ष जो कला है वो थीटा है, और आयाम इसका ए है। इसका मतलब ये कि जो यहाँ पर हमको परिणामी तरंग मिलती है इनके अध्यारोपण होने से, जो व्युत्कर्ण होता है उसमें भी एक निश्चित समय अंतराल पर हमको न्यूनतम यानी उसका प्रभाव तीव्रता मिलेगी, फिर अधिकतम तीव्रता मिलेगी, फिर न्यूनतम मिलेगी, फिर अधिकतम मिलेगी। एक निश्चित समय अंतराल से न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता हमको मिलती रहेगी। अब यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के लिए इसके आयाम का मान कितना होगा ये हम ज्ञात कर लेते हैं। इस आयाम का मान निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 को हमने वर्ग करके जोड़ दिया। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, जब इनको जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, केवल ए स्क्वायर इस साइड में बच जाएगा। और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस 2ab कास फाई, ये ऊपर आएगा और नीचे आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो बी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई नीचे रहेगा, जुड़ जाएगा, तो आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास फाई। हमारे ये आयाम का मान है, यानी जो आयाम है ए, ये बराबर इसका स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, ये आयाम है। तीव्रता का मान कितना होगा? जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये भी आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, ये भी। तो चूँकि दोनों तरफ है अनुक्रमानुपाती, इसलिए वो बराबर में हो जाएगी, क्योंकि जो आई है अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर
आई इक्वल टू के ए स्क्वायर, और चूँकि के यहाँ 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 सब जगह होगा तो के कट जाएगा, और इसलिए इसकी जगह हम तीव्रता के रूप में इसको लिख सकते हैं। और इसीलिए तीव्रता, परिणामी तीव्रता आई ए स्क्वायर बराबर आई, ए बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2, अब ए अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ये इसके तीव्रता का सूत्र है। हम चाहें तो इस तीव्रता के सूत्र को इस रूप में भी रख सकते हैं। ये हुआ तीव्रता, तो ये हुआ हमारे तीव्रता का सूत्र, और ये हुआ हमारे आयाम का सूत्र। आयाम इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमारी इस तरंग में अधिकतम आयाम कब प्राप्त होगा या अधिकतम तीव्रता कब प्राप्त होगी? अधिकतम आयाम या अधिकतम तीव्रता कब प्राप्त होगी? अधिकतम आयाम और अधिकतम तीव्रता जब प्राप्त होती है तो हम उसे संपोषी व्यतकरण कहते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा जुड़ जाती है और हमको अधिकतम तीव्रता का बिंदु प्राप्त होता है। तो संपोषी व्यतकरण के लिए संपोषी व्यतिकरण, अब संपोषी व्यतिकरण मतलब तीव्रता अधिकतम मिले या उसका आयाम अधिकतम हो। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए संपोषी व्यतिकरण जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई का मान अधिकतम होना चाहिए, cos फाई का मान +1 होना चाहिए। अगर cos फाई का मान 1 होगा तो आयाम का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई बराबर 1। तो cos फाई बराबर 1, संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई बराबर 1, और इसलिए ए मैक्सिमम, ए का महत्तम मान होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos फाई बराबर 1, ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। यानी ये जो मैक्सिमम आयाम है दोनों तरंगों के, जो मिलने वाली तरंगें हैं उन तरंगों के आयामों के जोड़ के बराबर होगा। ए मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी, और इसलिए इस स्थिति में मैक्सिमम तीव्रता, इसलिए आई मैक्सिमम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई इक्वल टू 1। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। इसको हम लिख सकते हैं, ये बराबर हुआ अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2। तो आई मैक्सिमम का मान बराबर हो जाएगा अंडर रूट
ये बराबर हो गया √I1 प्लस √I2। ये I मैक्सिमम का मान हो गया। ये कब होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा कब? cos phi बराबर 1 कब होगा? जब फाई बराबर 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, या कहिए 2n पाई होगा। जहां m बराबर 0, 1, 2, 3 यानी नंबर, कुछ भी नंबर आप रखते जाइए। 0 रखा 0 आ गया, और m की जगह आपने 1 रखा 2 पाई आ गया, m की जगह आपने 2 रखा 4 पाई आ गया, 3 रखा 6 पाई आ गया। ये है कलांतर। अगर इतना कलांतर होता जाएगा उन तरंगों के बीच में तो वो संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। ये कलांतर हमने आपको बताया कि जो व्यतिकरण है उसमें अलग अलग पथांतर के कारण से कलांतर पैदा होता है। चली गई तरंगों की दूरियां अलग अलग होती हैं, और ये तब होगा जब इसका पथांतर डेल्टा एक्स, पथांतर डेल्टा एक्स बराबर होगा 0 या लैम्डा, या 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, या इसको हम ये कह सकते हैं n लैम्डा, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3 यानी 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। जब इतना इनके तरंगों के द्वारा चली गई दूरियों का अंतर होगा तो ये एक ही कला में मिलेंगी, और उस समय के बीच का कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होगा, और तरंगें आपस में जुड़ करके तीव्रता अधिक प्राप्त होगी। इसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जब तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं तो हम उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए विनाशी व्यतिकरण जब तीव्रता न्यूनतम होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जबकि तीव्रता का मान मिनिमम हो, आयाम का मान मिनिमम हो। आयाम का मान मिनिमम या तीव्रता का मान मिनिमम तब होगा जब इसका मान मिनिमम होगा। ए और बी तो कांस्टेंट है, केवल फाई है, कला है जो बदल रही है, और वो पथांतर के कारण से बदल रही है। इसलिए जब कास फाई का मान न्यूनतम होगा, और कास फाई का न्यूनतम मान है -1, जब कास फाई बराबर -1 तथा कलांतर डेल्टा फाई बराबर, अब -1 होता है 180 का, कास 180 यह हो जाएगा π/2, 3π/2, 5π/2, ऐसा होता चला जाएगा। ये हुआ 2n + 1 π/2। जहाँ ये हम कर दें, जहाँ m = बल्कि ये तो हुआ कलांतर,
तथा पथांतर भी कर देते हैं। पथांतर कितना होगा? पथांतर डेल्टा x होगा λ/2, λ/2। एक सेकंड, ये हुआ डेल्टा फाई, ये आना है π/2, 2π/λ इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा x इक्वल टू λ/4। फिर λ/4। तो जब पथांतर का बराबर होगा λ/4, 3λ/4, 5λ/4, इस तरह से होता जाएगा, जो बराबर हो जाएगा 2m + 1 λ/4, जहाँ m = 0, 1, 2, 3, इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। और विनाशी व्यतकरण में जब ये शर्तें पूरी होंगी तो जो हमें तरंग प्राप्त होगी वो हमको तरंग का आयाम न्यूनतम प्राप्त होगा, और उस समय तीव्रता भी न्यूनतम होगी। इस स्थिति में तीव्रता भी न्यूनतम होगी। आयाम a = हो जाएगा √a², ये मिनिमम होगा, प्लस b² - 2ab, क्योंकि cos φ = -1। ये हो गया a - b², जो बराबर हो जाएगा ये अंतर b, क्योंकि ये नहीं पता है कि b बड़ा है कि ये बड़ा है, लेकिन ये इनके आयामों के अंतर के बराबर होगा, मिनिमम आयाम। और तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता I मिनिमम, ये बराबर हो जाएगी I1 + I2 - 2 √I1 - I2 √-2 √I1 I2, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बराबर हो जाएगा √I1 - √I2। इनकी तीव्रताओं के अंतर के बराबर तीव्रता प्राप्त होगी। ये हो जाएगा मिनिमम तीव्रता। तो जब तरंगों का अध्यारोपण होता है तो उसमें विशेष प्रकार का जो अध्यारोपण हुआ, जिसमें तरंगें किसी भी स्थान पर पहुंचती हैं अलग अलग दूरियां तय करके, तो वो आपस में जब मिलती हैं तो किसी स्थान पर जहाँ पर ये इनके बीच का पथांतर इतना होगा, वहाँ तो अधिक तीव्रता मिलेगी, जहाँ पर इतना होगा वहाँ तीव्रता कम होगी, जहाँ कलांतर इतना होगा तीव्रता अधिक, जहाँ कलांतर इतना होगा तीव्रता घट जाएगी। इस प्रकार से कहीं तीव्रता अधिक और कहीं तीव्रता कम मिलेगी, कहीं तीव्रता अधिक और कहीं तीव्रता कम प्राप्त होगी। उदाहरण के तौर पर समुद्र में जब जहाज चलता रहता है तो कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ जगह पर उसकी आवाज़ सायरन नहीं सुनाई पड़ती। समुद्र के किनारे जो सायरन बजता रहता है, मान लीजिए सायरन की आवाज़ आ रही है और जहाज आ रहा है, यहाँ पर जहाज है, एक तो इसके पास जो ध्वनि जा रही है वो यहाँ से परावर्तित होकर पहुँच रही है, एक यहाँ से सीधी आवाज़ पहुँच रही है।
जो यहाँ से सीधी आवाज़ पहुँच रही है, ये अगर मान लीजिए हमारा x2 है, जो इधर से घूम के जा रही है ये रास्ता x1 है, तो पथांतर डेल्टा x बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2। अब ये x1 माइनस x2 अगर λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 के बराबर है, तब यहाँ पर इन दोनों तरंगों का विनाशी व्यतिकरण होगा। यहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार की भी ध्वनि तरंगें हमको नहीं पता चलेगी। लगेगा कि जैसे कोई भी आवाज़ यहाँ से नहीं आ रही, जबकि आवाज़ जा रही है, लेकिन आवाज़ों का अध्यारोपण हो रहा है, जिसके कारण यहाँ आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। अब ये जहाज अगर और आगे चला, मान लिया यहाँ पहुँच गया, और इस स्थान पर जो तरंग आ रही है या इधर से पहुँच रही है, इसके बीच का जो आया पथांतर, वो आया λ/2, वाया 0, λ2, λ3, λ, इस तरह का अगर पथांतर हुआ, इनकी चली गई दूरियों का अंतर है, तो यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा, यहाँ पर तेज आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो कहीं तो ध्वनि बिल्कुल ही नहीं सुनाई पड़ेगी, कहीं ध्वनि बहुत तेज सुनाई पड़ेगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो अध्यारोपण हो रहा है, जो व्यतिकरण हो रहा है, उस व्यतिकरण में विनाशी व्यतिकरण है या संपोषी है। विनाशी है तो ध्वनि बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगी, और संपोषी है तो आवाज़ काफ़ी तेज सुनाई पड़ेगी। ये समुद्र में जहाज चलते हैं तो जो सायरन बजते हैं समुद्र के किनारे, जो जहाज़ों को सूचना देने के लिए, रास्ता मार्ग पर बताने के लिए, तो कभी कभी कोई स्थान ऐसा आता है, कोई शांत स्थान हो जाता है कि जहाँ की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। आवाज़ आ रही है लेकिन हमको सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि उस क्षेत्र में विनाशी व्यतिकरण पैदा हो रहा है और हमको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको कि हम प्रायोगिक रूप से व्यतिकरण को देख सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा व्यतिकरण। व्यतिकरण में जो मुख्य चीज़ है वो यही है कि व्यतिकरण में तरंगें चूँकि अलग अलग दूरियां तय करके पहुंचती हैं, इसलिए किसी स्थान पर कहीं अधिक ध्वनि सुनाई पड़ती है, संपोषी व्यतिकरण मिलता है, कहीं विनाशी व्यतिकरण मिलता है, कहीं संपोषी मिलता है, कहीं विनाशी मिलता है। अगर स्थान बदल जाए तो तरंगों के द्वारा चली गई दूरियां भी बदल जाएंगी, और इसलिए उनके द्वारा होने वाला जो व्यतिकरण है वो भी बदल जाएगा। उसी मानी समय वही है। मान लिया किसी समय पर कोई यहाँ पर है सुनने वाला प्रेक्षक और कोई प्रेक्षक यहाँ है, उसी समय पर किसी प्रेक्षक के लिए यहाँ आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी और किसी प्रेक्षक के लिए यहाँ आवाज़ अधिकतम सुनाई पड़ेगी। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो व्यतिकरण हो रहा है इसमें कितना दोनों तरंगों की पथांतर हैं और उनके कितने कालांतर हैं, निर्भर करता है पथांतर और कालांतर पर। तो ये हो गया तरंगों का व्यतिकरण। ये जो तरंगों का व्यतिकरण है, चूँकि हम व्यतिकरण जो पढ़ रहे हैं वो प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, हम लाइट को पढ़ रहे हैं, हम प्रकाश को पढ़ रहे हैं कि प्रकाश में तरंगों के रूप में अगर प्रकाश चलता है तो प्रकाश में भी ये घटना घटनी चाहिए। अगर किसी एक स्रोत से प्रकाश आ रहा है और दो रास्तों से को तय करके पहुँचे, तो जहाँ पर वो दो प्रकाश की तरंगें विपरीत कला में पहुँचे वहाँ अंधेरा हो जाए, और जहाँ वो एक कला में पहुँचे वहाँ बहुत तीव्र प्रकाश हो जाए। तो प्रकाश में भी अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका मतलब प्रकाश तरंग के रूप में नहीं चलता। तो चूँकि व्यतिकरण तरंग का विशेष गुण है, इसका मतलब व्यतिकरण प्रकाश में भी होना चाहिए। प्रकाश में व्यतिकरण के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि एक तो प्रकाश की तरंगें बहुत ही छोटी होती हैं, और प्रकाश जहाँ से पैदा होता है उस पैदा करने वाले प्रकाश स्रोत में करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे अणु वो कंपन करके और वो प्रकाश को पैदा करते हैं, और वो साथ साथ कंपन नहीं करते। कुछ कण एक अभी कंपन कर रहे हैं, कुछ समय बाद कर रहे हैं, कुछ समय बाद कर रहे हैं। सारे कणों के कंपन एक साथ नहीं रहते। जब एक साथ सारे कणों के कंपन नहीं रहते तो इस तरह से सारे कणों के जो कंपन रहते हैं, कभी तो उनकी आवृत्तियाँ भी अलग रहती हैं, कभी उनकी तरंग लंबाइयाँ बदलती रहती हैं। तो एक तो
ध्वनि तरंगों में ये समस्या नहीं है, लेकिन प्रकाश के तरंगों की समस्या यह है कि जो भी स्रोत हो उसमें एक ही तरंग लंबाई की तरंग पैदा होनी चाहिए। यानी हमेशा स्रोत लें जो एक प्रकार की तरंग पैदा करता है। अगर हमने घर में लगने वाले बल्ब को ले लिया तो इसमें तो बहुत सारे तरंगें होती हैं, तो पता लगा कि एक तरंग के लिए तो विनाशी व्यतिकरण है और दूसरे के लिए संपोषी, तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी आँख इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है कि इस अंतर का पता लगा सके। तो एक तो प्रकाश में भी व्यतिकरण का अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्रोत हो, प्रकाश स्रोत, वो एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। जैसे सोडियम लैंप है, मरकरी लैंप है, नियॉन लैंप है, जिसमें से कि पर्टिकुलर एक ही तरंग लंबाई की तरंगें निकले। तो एक तो ये बात होनी चाहिए कि जो स्रोत हो एक ही तरह का स्रोत हो। दूसरे, यहाँ पर जो प्रकाश की तरंग अगर यहाँ आएगी तो प्रकाश की तरंग यहाँ फैल जाएगी चारों तरफ। तो अगर हम चाहते हैं कि जो प्रकाश की तरंगें आए वो दो अलग अलग जगहों से आए, एक इधर से आए और एक इधर से आए, तो अगर दो जगह से आएगी तो ये स्रोत अगर दो अलग अलग स्रोत हो जाएं प्रकाश के, अगर ये दो प्रकाश के अलग अलग स्रोत होंगे तो इनके कलाओं में अंतर होता रहेगा। जहाँ से तरंगें पैदा हो रही वहीं से कलाएं बदलती रहेंगी, उनके अणु अलग अलग समय पर कंपन करते रहेंगे और उनकी कला भी, उनके बीच में कुछ कालांतर, क्षण भर बाद कुछ कालांतर, थोड़े समय अंतराल बाद दूसरा कालांतर। तो ये जो हमारे स्रोत होंगे ये स्रोत भी, इनके बीच का कालांतर स्थिर नहीं रहेगा, इनके बीच की कलाओं के बीच में जो अंतर आ रहा है वो बदलता रहेगा। तो फिर यहाँ पर हमको व्यतिकरण स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की तरंगें लाई जाएं वो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, उनके बीच में कला में अंतर नहीं आना चाहिए। और अगर कला में परिवर्तन हो तो दोनों में एक जैसा हो, बराबर कला का परिवर्तन हो, तो उनके बीच का जो कला का अंतर है वो बराबर बना रहेगा। यानी अगर इसमें कोई परिवर्तन हुआ तो ठीक वैसा ही परिवर्तन इसमें भी होना चाहिए, तब कोई अंतर नहीं आएगा, तो बराबर बना रहेगा। इस प्रकार के स्रोत को हम कोहेरेंट या कला संबद्ध कहते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत हो, ये दो बात हो गई। और तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि जो ये प्रकाश स्रोत आ रहा है उनकी आवृत्तियाँ बराबर हों और प्रकाश की चाल भी, यानी ये माध्यम भी समान हो। यदि सारी शर्तें हम पूरी कर दें तो प्रकाश में हम व्यतिकरण का अध्ययन कर सकते हैं। और इन सारी शर्तों को पूरा करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। इस व्यवस्था को यंग ने पूरा किया और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम कहते हैं यंग्स टू स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का दो स्लिटों का प्रयोग, दो झिर्रियों का प्रयोग, और उसको करके उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि इसमें व्यतिकरण प्रकाश में भी होता है। और उसके लिए जो शर्तें चाहिए वो शर्तें उन्होंने पूरी की, जिसको हम अब अगले टर्म पर पढ़ते हैं। आज बस इतना ही।